ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके। ऑडिबल है, इशू तो नहीं है, ठीक आ रही है? जी जी मैम बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। ओके जी, गुड। ओके जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन मैं करवा दूँ। माय नेम इज डॉक्टर शकीला परवीन और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, आज की ये हमारी फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है और इसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और कुछ मैं आप लोगों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करूंगी कि मेरा जर्नी जो है पढ़ने से लेकर पीएचडी के दौरान मेरी जॉब हुई थी 2017 में। तो किस तरह से मैंने पढ़ा और किस तरह से प्रिपरेशन की और किन किन मराहल से गुजरने के बाद जो है फाइनली आई एम सक्सीडेड। ठीक है जी। ओके, सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब लोग जो हैं वो क्वालिफिकेशन क्या है आप सब लोगों की, मोस्टली जो है मास्टर्स है या एमफिल है? Would you please let me know क्वालिफिकेशन पार्टिसिपेंट्स की क्या है ताकि उसके मुताबिक भी कुछ चीजें डिस्कस की जाएं। मैम मेरी मास्टर्स है। ओके, मास्टर्स है मेरी। मास्टर्स ठीक है। जिशान, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? ऐसा तो मैम मैंने ओके, अब्दुल एजुकेशन गफूर। मास्टर्स किया हुआ है राम इकबाल यूनिवर्सिटी से। मोस्टली लोग आप लोगों में से मास्टर्स कैसे होता है? ओपन राम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, एमए एजुकेशन। एमए एजुकेशन किया हुआ है। आप लोगों में से कोई एमफिल भी है? एमफिल है कोई हम में से? ओके, मतलब कि नो। राइट जी। ओके, प्रिपरेशन जो है ना, इसमें आप लोगों की मोटिवेशन और डेडिकेशन जो है वो सबसे पहले है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आसान नहीं होता। बहुत सारे साल मैंने मास्टर्स के बाद वेस्ट किए कि अब एमए कर लिया है तो अब जॉब के लिए भी पढ़े, मैंने कभी नहीं पढ़ा। लकीली मेरी मास्टर्स के फौरन बाद ही जॉब हो गई थी। ठीक है। तो जब एमफिल किया मैंने तो तब मुझे पता चला कि पढ़ने के बगैर तो इम्पॉसिबल है, और जो लोग आपको कहते हैं कि हमने तो नहीं पढ़ा, हम तो पढ़े बगैर ही हो गए क्लियर और ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद जाके आप फाइनली इसमें कामयाब होते हो। और आप ये देखें कि मोस्टली एमफिल पीएचडी लोग भी मैंने देखा है कि वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी उन्होंने उन्होंने तो बहुत सारा पढ़ा होता है, लेकिन आप लोग भी, क्योंकि पेपर जो है वो मास्टर्स लेवल का ही होता है, क्योंकि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो एमए है 17 के लिए। 18 का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बहुत सारा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जो सत्य साहब ने शुरू किया है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू जो है वो पढ़ सकते हैं। इवन दो मुझे ज्यादा अरसा नहीं हुआ सर्विस में आए हुए, लेकिन मैंने खुद से प्रिपरेशन की थी और इतनी अच्छी प्रिपरेशन की थी कि कॉन्सेप्ट हर चीज के बहुत क्लियर थे।
और बहुत सारे मैंने टेस्ट जो हैं वो क्लियर किए और उसके बाद फाइनली मेरी 2017 में जॉब हुई। ये मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी कि मैंने कितने टेस्ट क्लियर किए, कितने दिए और कैसे मेरी जॉब हुई। ये मैंने आपको बता दिया कि ये आप लोगों को अपने माइंड में रखना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं और पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर हर चीज को जो नहीं समझ आती उसमें भी घुस के उसको समझ के पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है चीजों को, और तब जाके आप टेस्ट क्लियर करने के काबिल होते हैं। हमारी चूंकि एजुकेशन हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, अनलकीली कह लें लकीली कह लें, कुछ टीचर्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं, वो सब्जेक्ट भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स हमारे इस तरह से होते हैं कि वो हमें उस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा पाते, या हमें उनकी समझ नहीं आती, उन्हें हमारी समझ नहीं आती, जिसकी वजह से कुछ सब्जेक्ट हमारे इसी तरह से रह जाते हैं। लिहाजा आप लोगों को यहाँ पे हर हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना है और अंडरस्टैंड करना है। जो चीज समझ नहीं आए वो चीज आपने समझने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छा इनका पैटर्न होता है, आपको प्रेजेंटेशंस के थ्रू जो है वो क्लासेस आपकी ली जाएंगी, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं, और बहुत सारे टेस्ट जो हैं सब्जेक्ट वाइज वो भी होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, जो सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे उनमें एजुकेशनल फिलोसफी है। फिलोसफी ये डिपेंड करता है कि पेपर सेटर का जो इंटरेस्ट का एरिया है वो क्या है। मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं और एक टेस्ट मेरी नजरों से ऐसा भी गुजरा कि जो बिल्कुल फिलोसफी बेस्ड था, और ऐसा लगता था कि जिस बंदे ने सेट किया है फिलोसफी उसका जो है वो समझने के पसंदीदा मजमून है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पढ़ेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल एवेल्युएशन रिसर्च बहुत अहम है, करिकुलम आईटी के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, गाइडेंस काउंसलिंग, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल पॉलिसीज, पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा करंट अफेयर्स होते हैं, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इनको टच किया जाता है, और इनमें जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपने समझना है। हम बहुत सारी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने कोई एग्जाम नहीं देना डिग्री के लिए, आपने जॉब के लिए टेस्ट देना है, और जॉब के लिए जो टेस्ट होता है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जाते हैं। लिहाजा इन तमाम सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने पर्सनली भी स्टडी करना है, और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो क्लासेस हैं उनको भी अच्छे से लेना है, और फिर उनको समझना है, और जहां समझ नहीं आएगी वहां से आप लोगों ने पूछ लेना है। अच्छा, जो किताबें हैं वो वैसे सदर साहब आप लोगों को गाइड कर देंगे। मेरे पास कुछ किताबें पड़ी हुई हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी हैं। इसमें मजीद वालों की जो एजुकेशन से रिलेटेड किताबें हैं वो सारी की सारी बहुत अच्छी हैं। आप उसमें क्रक्स देख लें, क्रक्स भी बहुत अच्छी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज एंड एजुकेशनल पर्सोना है, ये भी अच्छी किताब है। इसके अलावा प्रीवियस पेपर्स और मॉडल पेपर्स पे ये परवेज इकबाल की किताबें हैं, ये भी एक अच्छी किताब है। इसके अलावा एमएड क्वालिफाइंग, बीएड क्वालिफाइंग जो है उनको भी गो थ्रू हो जाए तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा। और सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन, आप लोग को पता है टेक्नोलॉजी कहीं कहीं हमें फिर इस तरह से कर देती है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये हम करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि ये एक आसान जर्नी नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, 2012 में मैंने एमफिल में एडमिशन लिया और तब जाके मुझे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना शुरू हुए और मुझे पता चला कि एजुकेशन क्या है। राइट, जॉब थी, साथ साथ स्टडीज थी, और एक बड़ी ही स्ट्रगलिंग और बहुत ही इस तरह की लाइफ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे की थी। और एमफिल के दौरान ही आई एम अ वेरी अर्ली राइजर, तो सुबह उठ के मेरे पास कोई काम नहीं होता था तो किताबें लेके मैं बैठ जाती थी, और फिर मैंने थॉरोली सारी किताबों को खुद पढ़ा, खुद से अंडरस्टैंड किया। इवन तो हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ग्रुप स्टडी हमने की बेइंतहा। ठीक है, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से मैंने एमफिल किया, तो वहां पे ही मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होती है, वो इम्प्रूव होती है। तो फिर डिफरेंट सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए, फिलोसफी
अभी समझ नहीं आई थी, लेकिन फिलोसफी पढ़ाया ठीक है। तो आप लोग भी अगर ग्रुप बना सकते हैं तो ग्रुप बने, ग्रुप बना के दो चार लोग मिल के उस पे अगर स्टडी करें तो वो भी आप लोगों के बेनिफिट आपको। और 2012 से पहले मेरी इंस्टीट्यूट में जॉब थी एमटी, और उसके बाद जो है वो 2012 में जब मैंने एमटी किया, एजुकेशन में मैंने तकरीबन 3 इयर्स एज अ विजिटिंग लेक्चरर पढ़ाया। और उसके साथ ही जैसे ही मेरा एमटी कंप्लीट हुआ, ओए क्या मसला है? अपना माइक जो है प्लीज जिनका भी ऑन है वो म्यूट कर लें। उसके बाद 2018 में पीएचडी में एडमिशन हो गया, और पीएचडी में एडमिशन के साथ ही जैसे कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ तो 2017 में मेरी जॉब हो गई। 2017 से पहले तकरीबन 3 टेस्ट जो थे वो 17 के लेक्चर के मैंने क्लियर किए, लेकिन मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाई। ठीक है। और ये जो 18 ये 17 में जो मेरा क्लियर हुआ टेस्ट, ये 18 का था, 18 बीपीएस 18। और इसमें हम लोग सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, लेकिन कुछ लोगों ने रेट की जिसकी वजह से हम एलिजिबल करार दिए गए। देन हमारे इंटरव्यूज हुए और सिलेक्शन हो गई। इंटरव्यू भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, लेकिन प्रायर टू इंटरव्यू हमें सबसे पहले तो टेस्ट क्लियर करना है। तो मैं आपको बताऊं कि टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको किताबों के अंदर घुसना पड़ेगा, किताबों को अच्छे से जैसे हजम नहीं करते इस तरह से करना पड़ेगा, बहुत सारी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार आपको कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किए बगैर ना तो कोई आज तक क्लियर कर सका है, और ना ही किसी ने क्लियर कर लिया है, और ना ही कर पाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद 2017 में मेरी जॉब हो गई एज अ सीनियर हेड मिस्ट्रेस, ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। और इंटरव्यू जो है वो बहुत ही मेरा इनफॉर्मल सा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह it was cleared। और आई एम वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 years। पहले मैं एज अ सीनियर हेडमिस्ट्रेस काम कर रही थी, और अब मैं एज अ डेप्यूटी काम कर रही हूँ। ठीक है। तो अब आप लोगों की कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ताकि उस पर हम बात कर सकें। और इस क्लास में आप लोगों को यही बताना था बेसिकली कि आप लोगों को बहुत ही सीरियस एटीट्यूड के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, और देन जाके आप जो है वो टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है जी। अब आपके क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन। मैम, प्रिपरेशन के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो की थी जब आप 17 या 18 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? अच्छा, उसमें एक तो तो ये बुक्स कौन सी फॉलो की थी आपने? जी जी, उसमें ये था कि एक तो एमफिल कर रहे थे तो कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उनके तो वैसे क्लियर थे। रिसर्च के लिए मैंने फ्रैंकल को देखा था। ठीक है, मुझे वो पसंद थी, उसके कॉन्सेप्ट मुझे आसान लगे। ठीक है। इसके अलावा परवेज इकबाल की बुक थी, सॉरी, मोहम्मद अरशद ने लिखी हुई है, ये एन एजुकेशनल परसोना ऑन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज एजुकेशन। ठीक है, इसकी पिक्चर मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो ये भी एक अच्छी किताब है, लेकिन सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी पर्सन ऑफ एजुकेशन मैम, जी जी मैं पूछ रहा हूँ मैम, पर्सन ऑफ एजुकेशन। जी, पर्सोना ऑफ एजुकेशन के बारे में आप पूछ रहे थे।
ये इसकी पिक्चर मैं शेयर कर दूंगी। इसके अलावा एमएड लेवल की बहुत सारी किताबें हैं छोटी छोटी, वो भी बहुत अच्छी हैं, उनसे भी कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे क्लियर हो जाते हैं। अगर आप उनको गो थ्रू कर लें तो वो भी बहुत आप लोगों के लिए जो है वो फायदेमंद होंगी, उनको भी देखा जा सकता है फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इसके लिए किताबें तो बहुत सारी हैं। अल्सना वालों की एक किताब थी, वो भी अच्छी किताब थी, राइट नाउ वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो मेरे पास है इनके टाइटल पेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो ये आप लोग चेक करिए नहीं तो लगे। मुझे तो ये अच्छी लगती हैं और आई डू सजेस्ट कि आप लोगों के पास भी ये होनी चाहिए, अच्छी हैं ये, मतलब कि अच्छा उन्होंने समझ किया हुआ चीजों को। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ये पूछना था कि मेरा तो एमए एजुकेशन नहीं है, मेरा इस्लामिक स्टडीज में एमए है और साथ बीएड है, तो मैं एचएम के लिए तैयारी कर सकती हूँ, इसको क्लियर कर लूंगी या क्या मतलब करना चाहिए मुझे या नहीं? हुमा, आप कह रहे हो कि आपने एमए किया हुआ है? क्या से बुधोई ना इन्होंने कितना गल है मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज किया हुआ है और साथ बीएड है मेरा। ओके, साथ बात एमए। ना भी जगह आई थिंक साथ चना भेज दी आप एलिजिबल हैं, आप कर सकती हैं, आप करें, इसमें कोई इशू नहीं है। मास्टर्स लेवल ही है ना, तो आपका एमए जो है इक्विवेलेंट टू मास्टर्स तो है। जी मैम। जी ओके जी, आई थिंक सो कि नो क्वेश्चन। थोड़ा सा इंटरव्यूज के बारे में भी आपको बताऊं फिर मैं कि किस तरह से इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यू का बड़ा, आप लोग न्यूज जरूर सुने, ठीक है, और न्यूज़पेपर भी देखें। जो लोग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। और बेसिक आप लोगों की उर्दू और इसके अलावा इंग्लिश, जनरल साइंस 25% आई थिंक सो इस पे बेस करता है, 75% आपका सब्जेक्ट का होता है। क्वालिफाइंग का जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की उनके पास जो है वो टीम गई है, क्या स्कोर रहा, तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको मेहनत करनी है। एनी क्वेश्चन? आप अगर इस ग्रुप में इंटरेस्ट रहेंगे, ठीक है, और अपनी क्लासेस जो हैं उनको रेगुलरली लेंगे, आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दी जाया करेंगी डेली बेसिस पे, और प्रेजेंटेशन भी, उनको अंडरस्टैंड करने के बाद डिस्कशन के लिए भी क्लासेस होती हैं, और फिर आप लोगों के टेस्ट भी होते हैं, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर एक वही बात है कि आवाज नहीं आ रही, काइंडली म्यूट। ओके जी, क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि मैडम डेप्टी डीयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए बेटे एमफिल रिक्वायर्ड था, क्वालिफिकेशन और 5 साल का तजर्बा, ठीक है। उसकी बेस पे जिन लोगों के पास ये था वो 18 के लिए अप्लाई कर सकते थे। काइंडली शेयर ऑल रेलिवेंट बुक टाइटल्स, राइट जी, ये मैं कर दूंगी। और हुमा कह रही है आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है हुमा आवाज आपको? यस मैम, ये तो मैंने बहुत पहले का मैसेज किया है, आ रही है ओके आवाज। ओके, मैंने आप लोगों के मैसेजेस आप देखे हैं जी। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लें जो भी माइंड में आ रहा है, ताकि टाइमिंग चेंज करनी क्लास की, ठीक है, वो सब सब कर देंगे, ठीक है, आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, तो वो आप लोगों की और हमारी अवेलेबिलिटी के मुताबिक फिर जो सूटेबल हुआ वो कर देंगे। एमफिल एजुकेशन में मस्ट है, एमफिल एजुकेशन में मस्ट नहीं है उसके लिए, ठीक है।
एमफिल मस्ट है और साथ में आई थिंक सो एमएड मस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, या बीएड, ये आपको देखना पड़ेगा। एमफिल किसी भी सब्जेक्ट में हो। ओके, हमारे साथ एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर आसम तौकीर। कहाँ से कर रहे हैं पीएचडी, या पीएचडी हो चुकी है आपकी आसिम साहब? ओके, कौन सी जॉब आ रही है, ये भी सदर साहब आपको बताएंगे। उर्दू का डेमो लेक्चर किस टाइम होगी, ये आप ग्रुप में मैसेज करें, सदर साहब आपको इसके बारे में बताएंगे। आपका लेक्चर होगा डेली या नहीं, इट डिपेंड्स कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। माइट भी डेली हो, माइट भी डेली ना हो, ठीक है। ये स्केड्यूल पे डिपेंड करता है, जब स्केड्यूल सेट किया जाएगा। प्लीज मेरी एजुकेशन, एमए एजुकेशन एमफिल, वाइवा बाकी है। तो कोई बात नहीं, वाइवा हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका एमए है, उसकी बेस पे आप अप्लाई करें, ठीक है। एमफिल के तो मार्क्स वैसे नहीं मिलते, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है बस। आप देखें कि मास्टर्स लेवल तक आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी आपकी एमफिल और पीएचडी की डिग्री आप 17 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपकी ग्रेस है, उससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज इंप्रूव होता है। आपको वो टेस्ट क्लियर करने और इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प आउट करती है, क्योंकि उससे आप काफी ग्रूम हो चुके होते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी इंप्रूव हो चुका होता है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि इसके मार्जिन आपको मिलता है। मैम, आपकी एमफिल कौन से सब्जेक्ट में है? मेरी मास्टर्स भी, एमफिल भी और पीएचडी भी एजुकेशन में है। योर एरिया ऑफ रिसर्च इन पीएचडी, मेरा एरिया ऑफ रिसर्च करिकुलम था पीएचडी में, राइट। टॉपिक टॉपिक मेरा जो था, मेरा कोलैबोरेटिव लर्निंग पे था। Effect of collaborative learning on student science achievement and social skills at elementary level. फिजिकल एजुकेशन वाले अपीयर कर सकते हैं, आई थिंक यस कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन वाले अपीयर इसमें, यस। आपका अगर ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, तो फिर तो फिजिकल की सेपरेट सीट्स होती हैं, और अगर आपने इसके लिए करना है हेडशिप के लिए, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एनीवन? ओके जी मैम, हेडशिप के लिए क्या क्राइटेरिया? हेडशिप के लिए, अच्छा, हेडशिप की दो हैं सीट्स ना, एक सीनियर हेडमिस्ट्रेस की होती है और एक हेडमिस्ट्रेस की होती है। जो सीनियर हेडमिस्ट्रेस की होती है उसके लिए एमफिल है, वो 18 स्केल होता है, और जो हेडमिस्ट्रेस है वो 17 स्केल है, और उसके लिए मास्टर्स क्वालिफिकेशन होती है। लेक्चरर एजुकेशन के लिए एमएड वाले अपीयर कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फर्दर भी ये क्वेश्चन हम ग्रुप में करेंगे, सरदार साहब आपको ब्रीफ कर देंगे। मैम, मैंने पीएचडी एचईसी से करवाया है, तो उस पर बीएड कर सकता हूँ या नहीं? एचईसी से इक्विवेलेंस ली है, एचईसी से। आप ये जो अब्दुल वहीद, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया बच्चे, आप दोबारा से पूछ लें, अगर वॉइस से पूछ सकते हैं तो पूछ लें। सीनियर एचएम के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है जी, सीनियर एचएम के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? 10 मिनट्स, ओके। मैं शेखुपुरा में हूँ, ठीक है। और लास्ट टाइम मेरा लेक्चरशिप का टेस्ट क्लियर हुआ, बट इंटरव्यू के क्वालिफाई नहीं थे मार्क्स। ओके, हो जाएगा। इंटरव्यू भी बड़ा टेक्निकल होता है, उसके लिए भी प्रिपरेशन चाहिए होती है। पीएचडी कितने अरसे में हो गई थी? तकरीबन 2015 में स्टार्ट की और 21 में कंप्लीट हुई, ठीक है। 5-6 साल। क्लास किस टाइम होगी डेली, ये आपको सदस्य साहब बता देंगे कि किस टाइम होगी डेली क्लास।
ओके मैम, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री और एमएड है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएसटी काम कर रही हूँ। काइंडली इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बुक बता दें। अच्छा, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए एक बड़ी अच्छी किताब थी, मुझे अब याद नहीं है वो एग्जैक्टली। अब तो इंटरनेट पे बहुत सा बेटे मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन वो किताब मैं चेक करूंगी जब मुझे याद आएगी ना वो एग्जैक्टली। मैं आपको तुक्का नहीं बता रही है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। पीएसटी काम कर रही है तो आप बच्चों को करवाएं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू विकास, दुआ के लिए। आप सब लोग भी प्लीज मेरे लिए दुआ करें, और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन कामयाबी के लिए वही एक टिप जो मैंने बताई है आपको, कि बस बाकी सारी चीजें भूल जाएं और मेहनत करें और टिका के मेहनत करें। जो चीज समझ ना आए, जहां से ना आए, वो पूछें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अच्छे से चीजों को समझें। जॉबलेस की अस्सलाम वालेकुम। प्लीज ज्यादा दुआ करें अस्सलाम जी। वालेकुम मैम। बिल्कुल, सबके लिए बहुत सारी दुआ है जी। अब्दुल गफूर। मैम मुझे ना एक दो चीज़ें पूछनी थी आपसे। जी जी। एक तो ये दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं, मसलन एक 16 में होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का हुआ अभी कुछ देर पहले लिटरेसी डिपार्टमेंट का। हम्म इसी तरह एसएस है या हेड मिस्ट्रेस का है, या जो लेक्चरर का है। हम्म और फिर एक ये ट्रिपल एस है, या सीनियर हेड मिस्ट्रेस है, या सीनियर हेड मास्टर का है। हम्म तो इन तीनों के लेवल में क्या फर्क होता है, 16, 17 एंड 18 है? इस पे थोड़ा सा अगर आप कैंडिडेट एप्पल मतलब किस हिसाब बता से आप दें। ये पूछना चाह रहे हो? एक तो स्केल देख लेना, 16 17 18 16 सारे ही हैं, ठीक है। और डायरेक्ट 18 तक ही आते हैं लोग, 19 में डायरेक्ट लोग कम आते हैं, नहीं आते पीपीएससी के थ्रू, वो फिर और कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन का डिफरेंस होगा, जो 16 स्केल है उसके लिए ग्रेजुएशन और मास्टर्स, 17 के लिए और 18 के लिए एमफिल, ठीक है। बाकी स्केल के हिसाब से आपको पता है नेचर ऑफ जॉब चेंज होगी और सैलरी पैकेज जो है उसमें फर्क होगा। आपने किस हवाले से? नहीं मैम, मेरा जो है ना वो तो जाहिर 16, 17 और 18 स्केल वाइज तो है ही। जो पेपर जो है ना, मतलब उसका लेवल जो है, मतलब ग्रेजुएशन है, मास्टर लेवल है, फिर एमफिल है जिस हाँ, तरह। तो बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए, अगर उन्होंने डिग्री आपकी मास्टर्स मांगी हुई है तो मास्टर्स लेवल का ही आपका पेपर होगा ना। और अगर आपका एमफिल उन्होंने कहा है बेसिक क्वालिफिकेशन, तो आपका एमफिल लेवल का पेपर होगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है डिग्री की उसके मुताबिक ही आपका पेपर होगा। जी जी। जॉबलेस के लिए बेटे बहुत सारी दुआएं। आजकल तो पाकिस्तान की जो कंडीशन चल रही है उसमें जॉबलेस और इस तरह की सिचुएशन, तो अल्लाह ताला हमारी हाल पे रहम करे और हमारी हिफाजत करे। बहुत सारी दुआएं हैं मैम। टॉपिक एक दिन पहले शेयर कर दिया करें, हम उसको, ठीक है जी, कर दिया करेंगे। ऑलमोस्ट इक्वल लेवल, मास्टर्स लेवल। ओके, पेपर, ठीक है। ये बैच कब से स्टार्ट है? ये कुछ दिन आप लोगों की रजिस्ट्रेशन तक है कि कुछ दिन देंगे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए, 4 to 5 days। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे मैं सभी सर्टिफिकेट ग्रुप में शेयर कर देंगे। लेक्चर एजुकेशन और हेडशिप के पेपर सेम होता है? नहीं, डिफरेंट होता है। लेक्चरर और हेडशिप का पेपर डिफरेंट होता है, थोड़ा सा उसमें फर्क होता है। जो एजुकेशन लेक्चरर का पेपर होगा उसमें पेडागोजी पे ज्यादा फोकस होगा, और जो आप लोगों का हेडशिप है उसमें आपके यस लॉज भी आते हैं, और बहुत सारी चीजें उसमें जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो वो जब हम हेडशिप को लेक्चर की प्रिपरेशन करवाते हैं तो उसमें फिर डिफर करते हैं। मैम फेडरल ने अप्लाई किया है अभी इंग्लिश और पेडागोजी में, रहनुमाई करें, तैयारी करें, कहाँ से करें। पेडागोजी की आप बुक ले लें, ठीक है। पेडागोजी के हवाले से अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मास्टर्स या एमएड किया हुआ है, तो डेफिनेटली पेडागोजी का एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, तो उससे मुतालिक मैं भी आपको चेक करके रेफर कर दूंगी।
कि कौन सा आप, बल्कि ये जो है किताबें, इनमें भी पेडागोजी का पोर्शन है और पेडागोजी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, तो इस ये कवर कर जाएगी आई थिंक सो। आपको सेपरेट से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये ग्रुप हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल के लिए बेनिफिशियल है। जी बिल्कुल बेनिफिशियल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में, लेकिन ये है कि जो लेक्चरर है उसमें डेफिनेटली आपको पता है पढ़ाना होता है, तो पढ़ाने से मुतालिक वो चीजें ज्यादा पेडागोजी कर लेंगे फोकस, और जो हेडशिप है उसमें लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाली चीजें आ जाएंगी, बाकी तो चीजें सेम ही रहेंगी। वीडियो शो नहीं हो रहा। वीडियो बेटे किस चीज का? अभी तो वीडियो की जरूरत नहीं है, जब हमारी क्लास शुरू होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे स्क्रीन, तो उस पे आपको नजर आएंगी चीजें जो हम पढ़ेंगे। तो क्या ऑलरेडी बैच कंप्लीट हो गया? ये फर्स्ट बैच नहीं, बहुत सारे मल्टीपल बैच चलते रहते हैं और कंप्लीट होते रहते हैं, ये फर्स्ट नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सा वाला है। देयर आर नंबर ऑफ बैचेस जो कि रूटीन पे चल रहे होते हैं। ओके जी, एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मैंने भी किसी से किया था, मुझे रिप्लाई नहीं आया। हमारे साथ कोई डॉक्टर भी हैं और मैंने पूछा था कि पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं। कर ली है, मतलब उन्होंने डॉक्टर लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली ही इज पीएचडी। पीवीएम एमसी। ओके, यस जी बिल्कुल हो सकती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता चल गया था। ठीक है, आई मीन पीएचडी वाले ग्रेजुएशन टू एमएड बीए लेक्चर के लिए एलिजिबल होते हैं। ग्रेजुएशन 4 ईयर, ये आप लोगों का जो ग्रेजुएशन 4 इयर्स है वो इक्विवेलेंट टू मास्टर्स होता है, यू आर एलिजिबल। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? I'm enrolled in PhD the class. Okay, good. कहाँ enroll हुए थे आप? फॉर्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा, वहाँ वैकेंसीज भी आई हुई थी अभी कुछ दिन पहले मेरा ख्याल। ओके, थोड़ा सा मैं आप लोगों को वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास। आप लोगों को मैंने एक ही टिप है बच्चों सबके लिए, प्रीवियस कोई रिकॉर्ड लेक्चर बिल्कुल वो आपको मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और जो जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर होंगे। मैम क्या बीएड 1.5 इयर्स और एमएड बीएड 1.5 इयर्स, एमएड ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एमएड आपका बीएड किया हो और उसके बाद एमएड, तो वो इक्विवेलेंट टू एमए एजुकेशन है। इसकी तो पिछले दिनों इक्विवेलेंस वो निकला हुआ था, नोटिफिकेशन भी निकला हुआ था। ओके जी, ठीक है। इंटरव्यू